हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में मैं केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 6 हिंदी के प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं। ठीक इसी तरह से आपके पेपर में भी कुछ निर्देश दिए हुए होंगे। पेपर को स्टार्ट करने से पहले उन निर्देशों को अच्छी तरह से रीड करिएगा और उसके बाद पेपर स्टार्ट करिएगा। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। खंड का निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश का अर्थ अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। गद्यांश शब्द गद्य प्लस अंश से मिला है और गद्य का मतलब होता है कोई कहानी, नाटक या उपन्यास। किसी कहानी, नाटक या उपन्यास के छोटे से अंश को या भाग को गद्यांश कहते हैं। ये पठित या अपठित हो सकता है। पठित मतलब जिसको आपने पहले से पढ़ा हुआ है और अपठित का मतलब है जिसे आपने नहीं पढ़ा हुआ है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय को एक क्षण भी बढ़ा पाना व्यक्ति के बस में नहीं है। समय के बीत जाने पर व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। विद्यार्थी के लिए तो समय का और भी अधिक महत्व है। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना। समय के उपयोग से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। जो विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय खेल कूद, मौज मस्ती तथा आलस्य में खो देते हैं, वे जीवन भर पछताते रहते हैं, क्योंकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं और जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। मनुष्य का कर्तव्य है कि जो क्षण बीत गया है उसकी चिंता करने के बजाय जो अब हमारे सामने है उसका सदुपयोग करें। इस तरह से कोई भी एक गद्यांश आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके उत्तर देने होंगे आपको। यहाँ पर प्रश्न का है, समय को सबसे मूल्यवान वस्तु क्यों कहा गया है। गद्यांश में देखिए, संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय का एक क्षण भी बढ़ा पाना व्यक्ति के बस में नहीं है। उत्तर को हमेशा गद्यांश से पढ़ने के बाद अपने शब्दों में लिखिए और बहुत बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि ये 1 मार्क्स का है। का उत्तर हो जाएगा, समय को मूल्यवान इसलिए कहा गया है क्योंकि समय को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। प्रश्न खा, विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है या विद्यार्थी जीवन का क्या उद्देश्य है। पैराग्राफ को एक बार या 2 बार अच्छी तरह से पढ़िएगा। इस प्रश्न का उत्तर है, विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना। गद्यांश में डायरेक्ट लिखा हुआ है आंसर, इसलिए आप उसे भी लिख सकते हैं, या फिर आपको और छोटा करना है तो आप लिख दीजिए, विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी जीवन भर क्यों पछताते हैं। गद्यांश में देखिए, जो विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय खेल कूद, मौज मस्ती तथा आलस्य में खो देते हैं, वे जीवन भर पछताते रहते हैं, क्योंकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में वंचित रह जाते हैं और जीवन में उन्नति नहीं प्राप्त कर पाते। इसे अपने शब्दों में आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि वे अपना बहुमूल्य समय खेल कूद, मौज मस्ती में गुजारते हैं, इसलिए अच्छी शिक्षा व उन्नति नहीं कर पाते और जीवन भर पछताते हैं। प्रश्न घ, समय के संबंध में व्यक्ति का क्या कर्तव्य बताया गया है। अंतिम वाक्य में देखिए, मनुष्य का कर्तव्य है कि जो क्षण बीत गए हैं उनकी चिंता करने के बजाय जो अब हमारे सामने है उनका सदुपयोग करें। उत्तर को आप अपने शब्दों में इस तरह लिख सकते हैं, व्यक्ति का कर्तव्य ये है कि बीते समय की चिंता को छोड़कर या भूलकर वर्तमान समय का सदुपयोग करें। गद्यांश का अंतिम क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक सुझाइए या फिर बताइए। पूरे गद्यांश में समय के महत्व और उसके सदुपयोग के बारे में बताया गया है, इसलिए आप इसका शीर्षक लिख सकते हैं, समय का महत्व या फिर समय का सदुपयोग। खंड खा, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पद्यांश का अर्थ है पद प्लस अंश और पद का अर्थ है कविता, यानी किसी कविता का छोटा सा अंश या फिर भाग। आपसे पेपर में एक गद्यांश और एक पद्यांश अवश्य पूछा जाएगा। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पूंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ये कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई कविता है, जो कि बहुत ही प्यारी कविता है। मेरा ओपिनियन है कि आप इस कविता को पूरी तरह से पढ़ें, उसके अर्थ को समझें। इस कविता से आपसे कहीं पर से भी किसी भी भाग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर कर का अर्थ है हाथ, मुख का मतलब है मुँह, धूल मतलब मिट्टी के कण,
सज्जित मतलब सजा देना, थमा मतलब पकड़ा देना, सुखद मतलब ऐसी चीज़ जिससे आपको सुख मिले, आनंद मिले। कविता के इस अंश का अर्थ नहीं पर टिका हुआ है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। बच्ची बड़े होने पर कहती है कि माँ अब अपने हाथों से हमें नहीं खिलाती है, अपने हाथों से हमारा मुख नहीं धुलाती है, हमारी धूल नहीं पोंछती है, ना ही हमारे शरीर को सजाती है, और साथ ही अब सुखद परियों की कहानी भी नहीं सुनाती है। यानी बच्ची कहती है कि बड़े होने के बाद माँ हमें अपने हाथों से नहलाती नहीं, ना ही सजाती है और संवारती है। माँ हमें प्यार से एक जगह बिठाकर खिलौने से नहीं खिलाती और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती है। जब भी गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें आप, तो इस बात का ध्यान दें कि कविता की लाइन आपको नहीं लिखनी है, बल्कि उसके अर्थ को उत्तर में लिखना है। जैसे प्रश्न गा में आपसे पूछा गया है, बड़े होने पर माँ क्या नहीं सुनाती, तो आप उत्तर में ये नहीं लिखेंगे हमें सुखद परियों की बात, बल्कि इसके अर्थ को लिखेंगे, जिससे आपके प्रश्न का उत्तर क्लियर हो जाए। चलिए इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। का, कविता और कवि का नाम लिखिए। इसका उत्तर है कविता मैं सबसे छोटी हूँ और कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न खा, छोटे बच्चे के लिए माँ क्या क्या कार्य करती है। इसका उत्तर है माँ अपने बच्चे को गोदी में सुलाती है, आंचल पकड़वाकर साथ साथ रखती है, खाना खिलाती है, नहलाती धुलाती है, सजाती संवारती है, खिलौने देती है, स्कूल भेजती है, परियों की कहानियाँ सुनाती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है और पढ़ाती है। प्रश्न गा, बड़े होने पर माँ क्या नहीं सुनाती। इसका उत्तर आपको इस लाइन से मिल जाएगा, हमें सुखद परियों की बात। उत्तर आप अपने शब्दों में लिखेंगे, बड़े होने पर माँ परियों की बातें नहीं सुनाती है। प्रश्न नंबर घा, बच्ची क्या चाहती है। इसका उत्तर है बच्ची हमेशा छोटी बनी रहना चाहती है। अंतिम क्वेश्चन है, दो पर्यायवाची लिखिए गात के। इसके पर्यायवाची हैं शरीर, बदन, काया या फिर देह। इसमें से कोई दो आप लिखिएगा। प्रश्न 3 का, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लिखिए। नंबर 1, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है। कुछ चीज़ों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है दुनिया का पुराना हाल चट्टानों के टुकड़े, वृक्षों, पहाड़ों, सितारे, नदियों, समुद्र, जानवरों की हड्डियों आदि चीज़ों से जाना जाता है। ये प्रश्न आपका संसार पुस्तक है, पाठ 12 से लिया गया है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। दूसरा प्रश्न है, लोकगीत नामक निबंध के आधार पर तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो। ये पाठ 14 का प्रश्न है, जिसे भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है। इसका उत्तर है लोकगीत हमारी संस्कृति की पहचान है। इन गीतों से हमारी अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार झलकते हैं। इनकी अनेक विशेषताएं हैं। लोकगीत गांव के अनपढ़ पुरुष व औरतों के द्वारा रचे गए हैं। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। लोकगीतों में लचीलापन और ताजगी होती है। ये आम जनता के गीत हैं। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों। ये प्रश्न नौकर पाठ से लिया गया है, जो है पाठ 15, और इसके लेखक है अनु बंदोपाध्याय। इसका उत्तर है आश्रम में गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं बिनने का काम करवाया। उन छात्रों को अंग्रेज़ी भाषा के ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी जी उनके इस अहंकार को तोड़ना चाहते थे। वे यह शिक्षा देना चाहते थे कि अधिक पढ़ लेने पर भी हमें छोटे कार्य में संकोच नहीं करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता है। ये प्रश्न जो देखकर भी नहीं देखते, पाठ 11 से लिया गया है, जिसकी लेखिका है हेलेन केलर। इसका उत्तर है हेलेन केलर को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि आँखों वाले लोग प्रकृति की सुंदरता को नज़रअंदाज कर देते हैं। वे आँखें होते हुए भी कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। प्रश्न खा और प्रश्न गा में दो दो प्रश्न हैं, जिसमें से आपको एक एक प्रश्न का उत्तर देना है। खा का पहला प्रश्न है, नगर के बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। ये प्रश्न आपसे पाठ 16 वन के मार्ग में कविता से लिया गया है, जिसकी रचयिता हैं तुलसीदास। इसका उत्तर है नगर से बाहर निकलकर 2 पग अर्थात थोड़ी दूर चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं।
उनके कोमल ओठ सूख गए, वे शीघ्र ही थक गईं। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या करती है। ये प्रश्न भी कविता से लिया गया है, यानी दोनों प्रश्न कविता से लिए गए हैं और ये प्रश्न मैं सबसे छोटी हूँ कविता से लिया गया है। इसका उत्तर है, हमारी माँ हम लोगों के लिए बहुत से काम करती है, जैसे हमारे लिए खाना बनाना, हमारे कपड़े धोना, स्कूल के लिए तैयार करना, हमारे साथ खेलना आदि। यहाँ पर आप दूसरे वाक्य भी लिख सकते हैं जो आपकी माँ आपके साथ करती है। प्रश्न गा, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। ये दोनों प्रश्न बाल राम कथा से लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी थी, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी थी। दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए। एक अयोध्या से निर्वासित है, दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया है, दूसरी की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है। दोनों के पिता नहीं हैं। इस तरह से दोनों की स्थिति एक जैसी थी। गा का दूसरा प्रश्न है, मेघनाद कौन थे, उनका दूसरा नाम भी लिखिए। इसका उत्तर है, मेघनाद रावण के पुत्र का नाम है। अपने पिता की तरह यह भी स्वर्ग विजयी था। इसका दूसरा नाम इंद्रजीत था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। खंड ग, प्रश्न 4, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। का, तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने में डैश अंग्रेजी के एस या सी अक्षर डैश तरह होती है, यानी यहाँ पर खाली स्थान है जहाँ पर आपको कारक चिन्ह से इसे पूरा करना है। कारक चिन्ह का, की, के, मा, मी में इस तरह के होते हैं जो कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, ये देखने में अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह होती है। खा, भाववाचक संज्ञा बनाइए। मीठा और बहना का। भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जो किसी का भाव प्रकट करे, जैसे मीठा, काला, अच्छा, बुरा। यहाँ पर मीठा का हो जाएगा मिठास और बहना का हो जाएगा बहाव। प्रश्न गा, अर्थ लिखकर दिए गए शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। निधन और निर्धन। निधन का अर्थ होता है मृत्यु और निर्धन का अर्थ होता है गरीब। दोनों में अंतर ये है कि निधन का उपयोग हम तब करते हैं जब किसी की मृत्यु होती है या वो मर जाता है, और निर्धन का उपयोग हम तब करते हैं जब किसी के पास धन नहीं होता है, यानी पैसों की कमी होती है। प्रश्न घा, विशेषण बताइए पत्थर और जहर का। विशेषण का मतलब है किसी संज्ञा की विशेषता बताना, तो पत्थर का विशेषण होगा पथरीला और जहर का विशेषण होगा जहरीला। प्रश्न अंगा, मुनिया ने सपना देखा, खाली स्थान, वह चंद्रमा पर बैठी है। यहाँ पर आपको उचित योजक शब्द लिख करके इसे पूरा करना है। की या फिर की, यानी छोटी की या फिर बड़ी की। यहाँ पर छोटी की लिखेंगे। मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। प्रश्न 4, प्रत्यय अलग कीजिए पिसाई और बुनावट के। पहले पिसाई का देख लेते हैं। ये बना हुआ है पीस प्लस आई से, इसलिए इसका प्रत्यय हो जाएगा आई, और बुनावट बना हुआ है बुन प्लस आवट से, इसलिए इसका प्रत्यय हो जाएगा आवट। प्रश्न 6, लिंग बदलिए रोशनी और पतीला का। रोशनी है स्त्रीलिंग और पतीला है पुल्लिंग। प्रश्न जा, वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ व अंतर स्पष्ट कीजिए। दिन और दीन का, ये दोनों भिन्नार्थक शब्द युग्म है। दिन का मतलब है दिवस और दीन का मतलब है गरीब। इसका वाक्य हो जाएगा, मोहन अत्यंत दीन अवस्था में घर पहुंचा, काम की तलाश में वह दिन भर घूमता रहता है। यानी मोहन इस तरह से घर पहुंचा कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और वो काम की तलाश में दिन भर भटकता रहता है। प्रश्न झा, लोक शब्द से 2 नए शब्द बनाइए। इसका उत्तर हो जाएगा परलोक और चंद्रलोक। प्रश्न टा, उचित संज्ञा से पूरा करो रसीला और चमकीला को। यहाँ पर आप किसी फल का नाम लिख सकते हैं, जैसे आम, और चमकीला रोड़ा, जिसे कि पत्थर बोलते हैं। ये आवश्यक नहीं कि आप अपनी बुक से ही लिखें। प्रश्न 5, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। का, विलोम शब्द लिखिए आशा और सुख का। आशा का विलोम शब्द हो जाएगा निराशा और सुख का विलोम शब्द हो जाएगा दुख। प्रश्न खा, 2 पर्याय लिखिए पृथ्वी का। पृथ्वी के 2 पर्यायवाची हैं धरा, धरती। इस तरह से आप कोई भी 2 पर्यायवाची लिख सकते हैं। प्रश्न गा, 1 शब्द लिखिए पंचों में प्रमुख के लिए और एक तार वाला वाद्य यंत्र।
पंचों में प्रमुख के लिए एक शब्द हो जाएगा सरपंच और एक तार वाला वाद्य यंत्र हो जाएगा एक तारा। प्रश्न घ, लोकगीत सीधे जनता खाली स्थान संगीत है, इसके लिए साधना खाली स्थान ज़रूरत होती है। इसे आपको उचित परसर्ग से का, के, की से पूरा करना है। परसर्ग का अर्थ होता है एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताना। इसका उत्तर हो जाएगा लोकगीत सीधे जनता का संगीत है, इसके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। अगला प्रश्न है सही शब्द अलग कीजिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आश्रम और आश्रम। इसमें आपको बताना है कि सही शब्द कौन सा है। इसमें हो जाएगा आशीर्वाद और इसका हो जाएगा आश्रम। खंड घ, प्रश्न 6, पेड़ पौधों के महत्व के विषय में दो मित्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए, या फिर ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में दो छात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। संवाद का मतलब होता है किसी विषय पर चर्चा करना। चलिए सबसे पहले पेड़ पौधों के महत्व के विषय में दो मित्रों के संवाद को देख लेते हैं। यहाँ पर दो मित्र राम और श्याम हैं। राम, पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन मुश्किल है। पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जो कि हमारे जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। श्याम, ऐसे बहुत से पेड़ पौधे हैं जिनसे दवाएं बनती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। राम कहता है पेड़ पौधों का जीवित रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए क्योंकि पेड़ से ही तो हमें तरह तरह के फल और सब्जियां मिलती हैं। श्याम कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, पेड़ तो बहुत सारे जानवरों का घर भी है। चलिए दूसरे संवाद को देख लेते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में दो छात्रों के बीच को संवाद के रूप में लिखिए। यहाँ पर दो मित्र हैं रोहित और राहुल जो आपस में ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। रोहित, तुम्हें ऑनलाइन पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा है क्या? मुझे तो बहुत परेशानी आ रही है। राहुल, सच कहूँ रोहित, मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। रोहित कहता है मेरे घर में तो इंटरनेट का नेटवर्क नहीं आता, मैं अच्छे से ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता। राहुल कहता है हाँ यार, नेटवर्क की मुश्किल तो रहती है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता, मुझे स्कूल की बहुत याद आती है। रोहित कहता है ऑनलाइन कक्षा में बच्चे बहुत शोर करते हैं, मैडम क्या बोलती हैं मुझे समझ नहीं आता। ये प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न था। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।